मुझे तो कोई भगवान अब जल्दी से बुलाने वाला है मेरा। मैं तो मेरी उम्र दराज हूँ, 78 क्रॉस कर गया हूँ, तो भाई क्या बनेगा मेरा मुझे खुद कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। मैं जो ये एमएलए का जो पीरियड मेरा रहा है, इससे यूं समझिए मेरी उम्र घटी है। दादा रामकुमार गौतम अगले इलेक्शन कांग्रेस बीजेपी किस तरफ जा सकते मुझे हैं? नहीं पता है मैं कहाँ जाऊंगा। बनाने की कोशिश किस एंड पर हुई, किन लोगों के माध्यम से? शुरू से ही करी, कोशिश पूरी करी इन्होंने। मैं आपको सारी बातें नहीं बताऊंगा। जेजेपी का अगर समझौता हो जाता है बीजेपी को बड़ा भारी नुकसान होगा। मोदी जी की हवा घुल जाएगी, मोदी जी की हवा को खत्म कर देगा ये अगर समझौता कर लिया तो। देखिए ये कहता है जी मंत्री बनना, मैं मंत्री बनना चाहता था, मैं नहीं मना नहीं करता मैं, लेकिन उस दिन जिस दिन ये मंत्री बने थे उस दिन भाई तू इस्तीफा दे दे, तू अब मंत्री पद छोड़ दे। आज भी कहता हूँ तू मंत्री पद छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, मैं भी छोड़ दूंगा। मैं तो एमएलए ही हूँ, मेरे पास है क्या? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तू तो अच्छा जी मौज ले रहा है। हमारे सब के 10 के समेत उसके 10 के तेरे ही होते हैं। कि खट्टर ने कम से कम किसी के साथ जातिगत भेदभाव नहीं किया है। उस एंगल से ये आदमी अच्छा आदमी है, बेटर आदमी है। हर आदमी जानता है मोदी जी की हवा है, सारे देश में मोदी जी की हवा है। अगली जो सरकार बनेगी, हमारे को यहाँ ऐसा लगता है कि मोदी जी दोबारा तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मोदी जी युग पुरुष है, हिंदू हृदय सम्राट है। आज साधारण आदमी नहीं है। 370 धारा तोड़ना कौन माई का लाल सोच सकता था? बनाया था क्या नाम, ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट। ऑल इंडिया की तो दूसरी पार्टी नहीं ना, हरियाणा की पार्टी है, तो थोड़ी सी उरेसी को हमने मेहनत करके बेवकूफी करके इनको बना दिया और था के सोता है इनके पास। ज्यादा नहीं कहना चाहता मैं भाई, मैं ऐसे पड़ाव पे हूँ, मैं किसी के साथ लंबी दुश्मनी भी नहीं बनाना चाहता। मैं तो अब राम के नाम यूं सोचूं भाई अपना समय गुजर जाए, ठीक ठाक थोड़ा समय है मेरे पास, लेकिन क्या करें, तेरे जैसे आ जाए पता नहीं के वाले हैं कि बस है मेरा। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दादा रामकुमार गौतम, नारनौंद से एमएलए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो कुछ भी कहते हैं दिल से कहते हैं। इनकी बातों में राजनीति कम नज़र आती है और दिल से कहे हुए शब्द इनके दूर तक गूंजते रहते हैं। बातचीत करेंगे दादा रामकुमार गौतम जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। गौतम साहब, जिस प्रकार से ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, इससे कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान भी पहुंचा होगा, इस बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है? देखिए बहुत ज़्यादा ओले पड़े हैं, किसान का बड़ा भारी नुकसान है। सरकार को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा किसान को दे, क्योंकि मेरा मानना ये है किसान अगर मजबूत है तो देश मजबूत है, और किसान कमज़ोर है तो देश कमज़ोर है। तो किसानों की सरकार को डट के मदद करनी चाहिए, क्योंकि किसान का ही बेटा सीमा की रक्षा करता है देश की, और किसान का बेटा ही और किसान ही देश का पेट पालता है, सारी चीज़ें उगाता है, अन्न उगाता है, और सारी चीज़ें किसान ही करता है, जो भी करता है देश। गौतम साहब, अब तो 2024 लोकसभा हाँ चुनाव हाँ सिर पर हैं, बिल्कुल कभी भी घोषित हो सकते हैं, हफ्ता 10 दिन के अंदर। हाँ हाँ। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि देश के अंदर किस प्रकार का राजनीतिक माहौल है? देखिए देश में तो हर आदमी जानता है मोदी जी की हवा है, सारे देश में मोदी जी की हवा है। अगली जो सरकार बनेगी, हमारे को यहाँ ऐसा लगता है कि मोदी जी दोबारा तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और हरियाणा का राजनीतिक तापमान आपको क्या नजर आ रहा है? हरियाणा का देखिए मोदी जी का जो चुनाव है उसमें एज रहेगा, बाकी तो कैंडिडेट आने के बाद पता लगेगा। अभी तो पार्टीज ने कैंडिडेट नहीं अपने कैंडिडेटों की लिस्ट अभी जारी नहीं की है पार्टी। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ समझौता होना, कुरुक्षेत्र सीट पर डॉक्टर सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव मैदान में उतरना, इंडिया गठबंधन हाँ कैसे देखते हैं आप सब? नहीं, सुशील गुप्ता मुकाबला तो करेगा, क्योंकि मुझे जो लगता है कांग्रेस पार्टी जो मदद करेगी उसमें हमारी जो, बाकी तो समय बताएगा, हमारी जो बड़ी कौम है उनका बहुमत वो ले सकता है।
अगर दिल से वो मदद करेंगे और भी उसको वोट मिलेंगे, मुकाबला तो करेगा। हरियाणा में भी जिस प्रकार से बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है, लोकसभा चुनावों में जेजेपी भी 1 या 2 सीटों की तरफ देख रही है। अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ लेकिन देख ही रही है। देखिए, जेजेपी का और अगर समझौता हो जाता है बीजेपी को बड़ा भारी नुकसान होगा। मोदी जी की हवा घुल जाएगी, मोदी जी की हवा को ख़त्म कर देगा ये अगर समझौता कर लिया तो। इनकी कोई रेपुटेशन नहीं, इनने कुछ नहीं कमाया है सिवाय धन के, और कुछ कमाया ही नहीं इन्होंने। तो इनका जो बेस था, बड़ा बेस था, जो चौधरी देवीलाल की वजह से, चौधरी देवीलाल का पड़पोता है दुष्यंत, उसका बेटा पोता है अजय चौटाला। तो उस वक़्त तो हालांकि सारा परिवार खिलाफ था, ओम प्रकाश चौटाला जी खिलाफ थे, उनके बेटे खिलाफ थे, उनके सारे रिलेटिव खिलाफ थे, सारी बहन बेटियां, बुआ फूफे सब खिलाफ थे। लेकिन ऐसा वातावरण बन गया, मेरे जैसे आदमी को भी उनकी मदद करनी पड़ेगी, तो उनकी सीट आ गई। तो उसके बाद वो उसको संभाल नहीं पाए, और अब उनकी रेपुटेशन, पहले जाट ही वोट तो था, और तो वोट था ही नहीं उनके पास। जाट अब उनसे बहुत घृणा करता है। अगर मोदी जी ने उनसे समझौता कर लिया तो यूं समझो वो तो ख़त्म है ही है, पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी बीजेपी हरियाणा में, बहुत भारी नुकसान होगा। ये मेरा मानना है, मेरी सोच है। आप किसी का इंटरव्यू ले लें कहीं जाके हरियाणा में, एवरीबडी विल टेल द सेम थिंग, हर आदमी यही बात बताएगा। जिस प्रकार से विधानसभा के बजट सत्र के अंदर आपके साथ पहली बार ऐसा देखने में आया कि आमने सामने एक तनाव में माहौल बना, तलखी हुई शब्दों के बाण चले। नहीं, मैं तो देखो कुछ कहता नहीं था। अब वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, नारनौंद गया, उचाना में गया, तो उसका बयान वायरल हुआ। उसने कहा कि उनको तो सोते बैठते उठते सिर्फ मंत्री पद चाहिए, एमएलए का तो वो ड्यूटी ठीक से निभा नहीं सके। और कहते हैं अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो एमएलए का पद छोड़ दें। तो मुझे जब ये मैं सुनवाया, लोगों ने बताया, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। अरे भले आदमी, मेरे पास तो अपने 35,000 वोट थे, तू तो 10,000 वोट से आ रहा था मिसेस वीरेंद्र सिंह से, और नारनौंद कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ पार्लियामेंट में जीता था। तेरे पास तो था ही नहीं, जो भी कुछ दिया हमने दिया है, ये ठीक है, मैं तो एमएलए नहीं बनता। तो उसका ये कहना मुझे बहुत बुरा लगा। उसको भाई तू इस्तीफा दे दे, तू अब मंत्री पद छोड़ दे। आज भी कहता हूँ तू मंत्री पद छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, मैं भी छोड़ दूंगा। मैं तो एमएलए ही हूँ, मेरे पास है क्या? किसी की नौकरी लगवा मैं सकता नहीं, किसी का ट्रांसफ़र मैं करा सकता नहीं, ट्रांसफ़र ऑनलाइन है, नौकरी मेरिट पे है। तो हमारा एमएलए का, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तू तो अच्छा जी मौज ले रहा है, हमारे सब के 10 के समेत उसके 10 के तेरे ही होते हैं। अगर ये लड़का समझदार होता, देखिए ये कहता है जी मंत्री बनना, मैं मंत्री बनना चाहता था, मैं नहीं मना नहीं करता मैं, लेकिन उस दिन जिस दिन ये मंत्री बने थे, उस दिन मैंने कहा भी था भाई देखो मैंने हराया कैप्टन अभिमन्यु को, जो सरकार का 2 नंबर का आदमी था, बड़ा पुर्जा था, 14 महकमे थे उसके पास। भाई ऐसा ना करना कि भाई लोग मजाक उड़ाएं कि देखो भाई हमने किस पावरफुल आदमी को हराया और किसको बिना पावर वाला आदमी को बना दिया। मैंने कहा था उस वक्त, लेकिन उसी दिन मैंने फैसला ले लिया था, उसी दिन कह भी दिया था। उसके बाद मैंने बयान भी दिया राखी में जाके कि भाई इनकी, अगर ये मुझे ब्रह्मांड का त्रिलोकी का राज भी इनके मार्फत मिलता हो तो थूकूंगा भी नहीं। तो उसके बाद ये वाहियात की बात करना, इन्होंने मुझे मनाने की भी कोशिश की, बहुत मैसेज भेजे। किस एंड पर हुई, किन लोगों के माध्यम से? शुरू से ही करी, कोशिश पूरी करी इन्होंने। मैं आपको सारी बातें नहीं बताऊंगा, बताने की बात भी नहीं है, वो मानते भी हैं कोशिश की, उनका कसूर भी नहीं है। उनका कसूर पहले दिन ही हो लिया जो होना था। मैंने उनको समझ लिया कि ये है क्या चीज़,
उसके बाद मैंने वास्ता ही नहीं रखा कोई भी। आप देखो उसके कुछ दिन के बाद तो ये शायद दिसंबर महीने में, ये नवंबर की बातें हैं, ये नवंबर में लास्ट में या दिसंबर में राखी गांव में बड़ा प्रोग्राम था एक 12 खाप का। वहाँ मैंने अनाउंस किया था मेरा इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई इन्होंने मुझे वो बनाया था, क्या नाम, ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट। ऑल इंडिया की तो दूसरी पार्टी ही नहीं ना, हरियाणा की पार्टी है, तो थोड़ी सी उरेसी को हमने मेहनत करके बेवकूफ़ी करके इनको बना दिया। और था के सौदा इनके पास। कारण बताओ नोटिस भी कई बार आपको जारी किए कई इन्होंने। बार कारण बताओ नोटिस कई बार आया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा अरे कारण बताओ, अगर ये मुझे पहले निकाल देते ना, मुझे आज़ाद छोड़ देते, मैं एक हरफ इनके खिलाफ नहीं बोलता। मैं मेरी ताकत से बनाया था, इनको मैंने मेरी ताकत से बनाया है। और भी लोगों से इनने मदद ली है, मेरे से नहीं। राम निवास है, उसने बेचारा ने पैसे की भी मदद करी है इनकी। राम निवास एमएलए है अपना नरवाना से, और खूब बेचारा 5-6 दिन लगाए हैं इसने। लेकिन मेजर रोल था, मैं तो फाउंडर सदस्य था इसका। जब ये इस पार्टी की, जिस वक्त ये पार्टी फॉर्म हुई, ये पार्टी तो इसने छोड़ी ही नहीं, इसने तो लुटेरा गिरोह बना दिया इसको। क्या पार्टी है अब ये बताओ मुझे। अरे ओम प्रकाश चौटाला कह रहे थे भाई, जब ये गया वहाँ उसके आदमपुर में शादी में, अरे कहने लगा बता अब नकली, अब पहले तो वो दादा गौतम टोया था ने मेरे को छोड़ दिया, अब कौन सा दादा ढूंढेगा। तो कोई के जवाब दे, ये बेसिकली इसका एम ही नहीं है। मैं तो चाहता था ये बच्चा अच्छे कुल से है, तो देवीलाल का पड़पोता है, इसको चीफ मिनिस्टर तक बनाऊंगा, मेहनत करूंगा इसके साथ। मुझे क्या पता, इसका तो धंधा ही सिर्फ गोरख धंधा ही पैसा है और कुछ है ही नहीं। आपने बंसीलाल का राज देखा, देवीलाल का राज देखा, भजनलाल का राज देखा, मनोहर लाल का राज देखा, कई चीफ मिनिस्टर आपने देखे। आप मतलब पुराने पॉलिटिशियन सभी को जानते हैं। तो अगर जनरल समीक्षा की जाए, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार थी, इसमें कहीं ना कहीं सरकार जो सत्ता पक्ष है उन्होंने अल्टीमेटली फिर जेजेपी पर इतनी डिपेंड क्यों रही? देखिए वो तो इनका शॉर्ट ऑफ एमएलएज की बात थी ये। और जहाँ तक उस समय की बात है, चलो उस समय उन्होंने मदद ले ली तो फौरन किनारा करना चाहिए था। अब भगवान जाने क्या डील करी है इन्होंने, आई डोंट नो। मोदी जी इनसे वोट चाहता है क्या? मोदी जी को एक वोट नहीं मिल सकता इनसे समझौता करेगा तो। अगर अलग लड़ेंगे मोदी जी सारी सीट ले सके हैं, इतनी ताकत है। 1-2 की तो मैं कहता नहीं। बहुत मतलब मोदी जी का आज ग्राफ, मोदी जी युग पुरुष है, हिंदू हृदय सम्राट है आज, साधारण आदमी नहीं है। 370 धारा तोड़ना कौन माई का लाल सोच सकता था? राम मंदिर का निर्माण कौन सोच सकता था? कांग्रेस ही तो उस वक्त ये कहते थे। 5-10 साल तो इस सिब्बल उन दिनों कांग्रेस में उसने ये बयान दिया था कि 5-10 साल इसका फैसला ना ही हो तो अच्छा है। इसने राम मंदिर का निर्माण कराया, सुबह उठते ही जो कोई कहीं मिल जाए राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम की तूड़ी सी उठे सवेर से शाम तक। और फिर हमारी मुस्लिम बहन बेटियां हैं, गुलाम थी बेचारी, तलाक तलाक तलाक, 2 पैसे का आदमी तलाक तलाक करके उनको बेचारियों को छोड़ देता था। कोई उनके पास चारा जोई नहीं थी किसी तरह की भी। लेकिन इस आदमी ने, नरेंद्र मोदी का कोई कंपटीशन नहीं है किसी से भी। मैं बहुत इज्जत करता हूँ उसकी, बहुत प्यार करता हूँ। जिस प्रकार अब आप अपने हलके में कोई कार्यक्रम में जाते हैं, आप कई बार आपने देवेंद्र बबली को भी बुलाया, बबली आपके अजीज भी हैं, और लेकिन ये सदन पटल पर कह रहे थे डिप्टी सीएम कि बबली को मंत्री बनाया, आपको नहीं बनाया, इस वजह से आपकी नाराजगी हमारे से बढ़ी। मैंने कहा नहीं, झूठ बोल रहा था। मैंने कहा मैं तो पहले दिन तो बनना चाहता था, नॉट लाइक और जो मंत्री इनकी तरह से मैं बनना चाहता था पावरफुल मिनिस्टर। मैंने पावरफुल आदमी को हराया था। उसके बाद तो खत्म खेल, 3-4 दिन के बाद तो बात खत्म, कोई बात ही नहीं उसके बाद चली। झूठ बोल रहा था वो। और देवेंद्र बबली अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया लड़का है। अगर वो इलेक्शन कल को अव्वल तो ये पार्टी नहीं रहनी। अगर इस पार्टी से लड़ेगा तो उसकी जमानत नहीं बचा सकता। नहीं तो ईमानदार लड़का है, काम करने वाला लड़का है।
किसी पार्टी से भी इलेक्शन लड़ियो वो जीतेगा 100%, ये मेरी सोच है। इज ए गुड बॉय, बहुत अच्छा लड़का है वो। राजनीतिक रूप से दादा रामकुमार गौतम का अगला कदम क्या रहने वाला है? मेरा अगला कदम कुछ नहीं रहने वाला। मेरा अगला कदम तो ईश्वर जानता है, मैं जानता ही नहीं हूँ क्या होगा, क्योंकि मैं कुआड़े को कुआड़ा कहनी आदमी हूँ। जो आदमी कुआड़े को कुआड़ा कहेगा किसको प्यारा लगेगा? किसी को भी नहीं। चुनाव लड़ेंगे अगले क्या? मुझे नहीं पता है, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, लेकिन समय को क्या मंजूर है कौन जानता है। पिछली बार भी नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन भोई आ गई। भोई ने सत्यानाश करना था, सारे हरियाणा का बीज मरवाना था मेरे हाथ से, बिना मतलब के। बात क्या थी इसकी? इसको कोई देख के राजी नहीं है, कहीं जाते हैं ये। अरे ये फिर भी बीजेपी वाले चिपके पड़े हैं, पागल हैं ये बीजेपी वाले। मेरे समझ में नहीं आती इससे निकालना क्या चाहते हैं। इससे तो ज्यादा, इससे समझौता नहीं करेंगे तो ये कुछ ना कुछ अच्छे रहेंगे। इससे ज्यादा तो इनकी अब है, कोई मानते हैं जाट आज। और इस वक्त सबसे ज्यादा इस वक्त भूपेंद्र हुड्डा को चाहता है जाट, और मैं तो नहीं है उसकी पकड़ एक पैसा भी, लेकिन जाट बड़ी कौम तो जाट है। दादा रामकुमार गौतम अगले इलेक्शन कांग्रेस बीजेपी किस तरफ जा सकते मुझे हैं? नहीं पता है मैं कहाँ जाऊंगा, किधर। मेरा तो वही है, वो गाना उसका फिल्म का नहीं था एक गाना, ये बोला इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल है मैं किधर जाऊं भाई, कहाँ जाऊं मैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कतई, कुछ भी समझ बीजेपी नहीं। और कांग्रेस आपको अप्रोच तो कर रही होगी अपने साथ लेने के लिए? मुझे तो कोई भगवान अब जल्दी सी बुलाने वाला है मेरा तो। मैं तो मेरी उम्र दराज हूँ, 78 क्रॉस कर गया हूँ, तो भाई क्या बनेगा मेरा मुझे खुद कुछ पता नहीं है बिल्कुल। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। मैं जो ये एमएलए का जो पीरियड मेरा रहा है, इससे यूं समझिए मेरी उम्र घटी है। मुझे कोई खुशी नहीं थोड़ा सा भी। एमएलए का काम होया करता, देखिए खट्टर साहब की सरकार का, मैं हर सरकार का मुकाबला करता हूँ एक सोच से सिर्फ, कि भाई इसमें जातिगत भेदभाव तो नहीं है, सबको सबका हक मिल रहा नहीं है कि नहीं मिल रहा। उस एंगल से खट्टर की सरकार सबसे बढ़िया सरकार है अब तक की सरकारों में। लेकिन इसकी मेरिट बहुत खतरनाक है, जो मेरिट से पिछड़ गए। पहले तो सारे, चाहे बीजेपी की हुकूमत थी सिर की, चाहे देवीलाल के साथ थी, किसी के साथ भी, चाहे बंसीलाल के साथ थी, जब तो सारे नौकरी लगते थे, लिस्टें बनती थी एमएलए की या चीफ मिनिस्टर के घर से, उस तरह लगते थे। अब जिन लोगों ने राज का सिर नहीं करा कभी भी, बेचारों ने पिछड़ गए। अब खट्टर साहब के पास उनके लिए कुछ है नहीं। कई बार समझाता हूँ, समझता ही नहीं है। वो तो कहता अंत्योदय दीनदयाल उपाध्याय की लास्ट श्रेणी वाले को मैं सब कुछ देना चाहता हूँ। अरे लास्ट श्रेणी में जो पहुंच गए उनके पास तो, उनको तो दे कुछ नहीं रहे खट्टर साहब, कई बार कहता हूँ। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ, मेरी सोच है ये, कि खट्टर ने कम से कम किसी के साथ जातिगत भेदभाव नहीं किया है। उस एंगल से ये आदमी अच्छा आदमी है, बेटर आदमी है। और अच्छा आदमी वही होता है जो सबको सबका हक दे, सबको एक नज़र से देखे। राजा है, राजा जो है उसके लिए तो प्रजा उसकी संतान की तरह से। उनमें अगर जो आदमी भेदभाव करता है, अनेक लोग ऐसे राज कर गए हैं, किसान 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 पुकार के, और जातिगत भेदभाव किया उन्होंने, जो किसानों का भी किया। किसानों का जो आंदोलन किसान का लें और जातिगत भेदभाव करें, ऐसे अनेक लोग। ज़्यादा नहीं कहना चाहता मैं भाई, मैं ऐसे पड़ाव पे हूँ, मैं किसी के साथ लंबी दुश्मनी भी नहीं बनाना चाहता। मैं तो अब राम के नाम लूँ, यूँ सोचूँ भाई अपना समय गुजर जाए, ठीक ठाक थोड़ा समय है मेरे पास। लेकिन क्या करें, तेरे जैसे आ जाए पता नहीं के वाले हैं कि बस है मेरा बस। किसानों के आंदोलन को लेकर जिस प्रकार से पंजाब में लगातार धरना चल रहा है, उसको लेकर आपका स्टैंड क्या है? देखिए, किसान को मेरी सोच ये है, किसानों को बुला के मोदी जी को जो उनकी मांगे हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मान सकते हो माननी चाहिए। किसान के मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद किसान हूँ, मेरी रगों में किसान का खून है, मैं खुद किसान हूँ। मैंने किसानी ज़्यादा तो नहीं की, बचपन में थोड़ा बहुत करा,
उसके बाद पढ़ाई में चले गए और चले गए, लेकिन मैं किसान से बहुत प्यार करता हूँ। हिमाचल में जो कुछ हुआ उसके ऊपर राजनीतिक टिप्पणी क्या है आपकी? हिमाचल में जो कुछ हुआ मुझे क्या पता क्या हुआ भाई, कोई राज्यसभा हर्ष महाजन बन गए बीजेपी की टिकट पर। देखिए जिन्होंने भी वोट दिया है गलत किया, अच्छा नहीं किया। देखिए वो उनको अपने मसले पार्टी में बैठ के सुलझाने चाहिए थे, पार्टी की खिलाफत नहीं करनी चाहिए थी। और वोट खिलाफ दे के अब वो कहते हैं जी हमारे को निकाला क्यों, अब वो मनाने लग रहे हैं। अरे तुमने उनका सत्यानाश कर दिया तो तुम्हें क्या करेंगे, वो क्यों मनाएंगे, क्यों नहीं एक्सपेल कराएंगे बताओ। वो वोट खिलाफ देना अलग बात थी, वो तो फिर हाजिर भी नहीं हुए उस दिन, विप जारी किया उन्होंने, उसमें हाजिर नहीं हुए। तो जो उनको एक्सपेल किया वो तो सही किया उन्होंने, गलत नहीं किया। हरियाणा में जो कांग्रेस की स्थिति है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस जो त्रिमूर्ति है, कुमारी शैलजा हुई, रणदीप सुरजेवाला हुआ, किरण चौधरी हुए, कांग्रेस के घटनाक्रम को हरियाणा में कैसे देखेंगे आप? देखिए कांग्रेस पार्टी में एक छतर नेता भूपेंद्र हुड्डा है, क्योंकि हमारे सबसे बड़ी कौम जाट कौम है और जाट कौम ने राज भोग लिया, बड़ी इंटेलिजेंट कौम है। उसमें आज सर्वमान्य नेता इस वक्त जाटों का है भूपेंद्र हुड्डा। नंबर 2 कम्युनिटी जो जनगणना के हिसाब से नंबर 2 है वो हमारे चमार भाई हैं। उनकी सबसे बड़ी नेता आज भी कुमारी शैलजा है। देश में तो मायावती है, लेकिन मायावती को राम जाने किस तरह से उलझ गई, वो किस तरीके से डरा रखा है या भगवान जाने, वो तो उसकी मजबूरी उसको खुद ही पता होगा। मायावती आज भी देश की एक नंबर, विशेष तौर से नॉर्दर्न इंडिया की एक नंबर नेता है इस बरादरी की, और हरियाणा की एक नंबर नेता कुमारी शैलजा ही है। तो 2 नंबर की है वो, बाकी तो इनके पास किसी पे वोट तो है ही नहीं। अब ये बेचारी किरण है, ये आपका ये रणदीप सुरजेवाला खुद हार गया। अब ये किरण चौधरी जो जीती, उसकी माँ को नहीं एमएलए बनती वहाँ से दुष्यंत की, उसको एमएलए बना के खुद में एमएलए बनी है, वोट ट्रांसफर करा दिया। कमज़ोर पड़ गई ना, वरना तो बंसीलाल की वो कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, वहाँ से राज किया है बंसीलाल ने। वहाँ तो कुछ भी नहीं होता था, पानी सोई बंसीलाल लाए, बड़ी तरक्की की बहुत ज़्यादा। उसको भी आज जरूरत पड़ गई एमएलए बनने के लिए समझौता करने की। धन्यवाद। तो ये है दादा रामकुमार गौतम, राजनीति के सभी ज्वलंत मुद्दों पर खुलकर चर्चा की, बेबाकी से की और बिना किसी तथ्य को छुपाए की। दादा रामकुमार गौतम की यही खूबसूरती है कि वो जो दिल में होता है इनकी दिल से जुबान तक पहुंचता है और जुबान से हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। हम इनके आभारी हैं कि इन्होंने समय दिया, पंजाब केसरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।